नमस्कार, द वायर के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं अमित सिंह और मेरे साथ हैं द वायर के संस्थापक संपादक एम.के. वेणु। हम आज चर्चा करेंगे पिछले 3 सालों के दरमियान मोदी के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था की हालत क्या रही, कृषि क्षेत्र की हालत क्या रही, महंगाई कितना रही और रोजगार लोगों को कितना मिला है। फिलहाल अभी तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग कर्ज माफी से शुरू हुई थी। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के किसानों ने भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था कर्ज माफी की मांग को लेकर। सर, आप ये बताइए कि कर्ज माफी में क्या दिक्कतें आ रही हैं सरकार को? देखिए, कर्ज माफी तो अब यूपी में इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री ने खुद वहां पे लोगों को आश्वासन दिया कि कर्ज माफ होगा किसानों का। अब सरकार में आने के बाद जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कर्ज माफी का ऐलान किया, ये कर्ज माफी जरूरी है। और अभी महाराष्ट्र में भी कर्ज माफी की बात चल रही है, पंजाब में भी चल रही है। तो ये एक जो वन टाइम जो कर्ज माफी है, ये किसानों के लिए अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 3 साल में जो सरकार ने वायदा किया था किसानों के लिए कि किसानों को लागत से 50% मुनाफा दिया जाएगा, सरकार किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस अच्छी तरह देगी जिससे उनको बहुत फायदा होगा, ये सब कुछ हुआ नहीं है। तो मेरा मानना है कि क्योंकि किसानों को जो उनकी जो आमदनी के जो वायदे थे वो सरकार ने पूरा नहीं किया, उस वजह से किसान बड़ा त्रस्त है। तो उसके चलते 2 साल हमने देखा है, जो इस सरकार के आने के बाद 2 साल सूखा पड़ा और उसकी वजह से किसानों की हालत और बदतर हुई। तो आज उनकी ये स्थिति है कि उनकी आमदनी इतनी गिर गई है कि अब कर्ज माफी एक ज़रूरी एक पॉलिसी बन गया है और ये स्टेट्स दे रही हैं। मगर ये एक बारी कर्ज माफी से किसानों की हालत सुधरेगी नहीं, क्योंकि हालत अगर सुधारनी है तो किसानों को एक पूरा एक कृषि एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी सरकार को उनको एक दाम देने पड़ेंगे जो उनके जो प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, दाल हो और भी कई चीज़ें जो किसान अपनी मेहनत से जो उगाते हैं, उसका एक कंसिस्टेंट अगर आप प्राइसेस नहीं दोगे तो उनकी हालत कभी ठीक नहीं होगी। ये तो ऐसा हुआ कि आपको 3 महीने आपको सैलरी नहीं मिली, मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, या 6 महीने सैलरी नहीं मिली, आपका घर चलना मुश्किल हो रहा है, आपको एक वन टाइम एक बारी आपको कुछ पैसे दे दिए गए, फिर आपकी आमदनी की फिर दिक्कत। आप देखिए, दाल, अभी जो दाल सरकार ने प्रोक्योर करना शुरू किया है, तूर दाल और अरहर दाल, दाल की कितनी किल्लत थी। 3 साल पहले दालों के दाम, आपको याद होगा, इलेक्शन के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा था, 160 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। अब उसके बाद सरकार ने दाल उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया, उनको इंसेंटिव दिया। इस साल अच्छा दाल के अच्छी फसल आई है, तूर और अरहर की, मगर किसान बेचारों को दाल के दाम नहीं मिल रहे हैं। 4,000 या 4,500 रुपए क्विंटल उनको मिल रहा है, जिससे उनकी लागत, बड़ी मुश्किल से लागत भी कवर नहीं हो रही। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5,500 रुपए है पर क्विंटल, मगर सब किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल वो भी कम है। तो ये जो व्यवस्था है किसानों के लिए, ये बिल्कुल बदलना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि केंद्र या राज्य सरकारें इस पे प्रतिबद्ध नहीं है, इसको सीरियसली नहीं लेती। उसी वजह से आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में किस तरह किसानों के आंदोलन हो रही है, और कल 6 लोग फायरिंग में मारे गए हैं, और महाराष्ट्र में भी किसानों का आंदोलन हुआ है। मगर रिस्पांस क्या आ रहा है? महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम किसानों से बात करेंगे, मगर हम असली किसानों से बात करेंगे। हम वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें पॉलिटिकल लोग हैं। अरे भाई, पॉलिटिकल लोग भी साथ जुड़ेंगे। अगर किसान आंदोलन कर रहा है तो भाई महाराष्ट्र में शिवसेना जुड़ेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस, ये तो ऑपोजिशन का काम है जुड़ने का। अब इनका रवैया आप देखिए कि ऑपोजिशन लीडर इसका फायदा उठा रहे हैं, इसलिए हम इसको तभी बात करेंगे अगर ये कि इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। तो भाई ये मामला ही पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिसाइज तो होगा। सर, एक आंकड़ा है मेरे पास। संतोष गंगवार ने राज्यसभा में 16 जून 2016 को कहा था कि उद्योगों को पिछले 3 सालों में 17,15,000 करोड़ रुपए की टैक्स माफी दी गई है।
इसी साल नवंबर में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा था कि देश में किसानों के ऊपर कुल 12,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। मतलब जितना हमने कर्ज उद्योगों का माफ किया है 3 सालों में पिछले, बिल्कुल उससे कई लाख कम जो है पूरे देश में किसानों पर कर्ज है। लेकिन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि किसानों के कर्ज माफी की कोई योजना नहीं है। बिल्कुल, अभी तक तो कोई योजना नहीं है। अभी तो एक किस्म से एक एडहॉक तरीके से चल रहा है। कोई मुख्यमंत्री, किसानों का आंदोलन होता है तो फिर इनको जब इलेक्शन पास आता है तब इन्हें डर लगता है। अब देखिए, मोदी जी यूपी इलेक्शन में उन्होंने ऐलान किया कि मैं इस इलेक्शन में हम जीतते ही पहला कैबिनेट, उन्होंने कहा देवरिया में पहला कैबिनेट मीटिंग होगा, उसमें हम कर्ज माफी करेंगे। तो आप ये 3 साल क्यों इंतजार कर रहे थे? अब यूपी इलेक्शन का क्यों इंतजार कर रहे थे 3 साल? पहले किसानों को देना था जो आपने जो वायदा किया था, उन्होंने दिया नहीं। आप देखिए एनएसएस, हमारे जो किसान कृषि क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, देवेंद्र शर्मा जो हमारे लिए लिखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो 17 राज्यों में किसान परिवार की मंथली आमदनी, जो मासिक आमदनी 1,600 रुपये है। आप सोचिए 1,600 रुपये में आप क्या खाएंगे, क्या निचोड़ेंगे? तो ये हालत है किसानों की, और ये और बदतर होते जा रही है। और देवेंद्र शर्मा ने ये भी बोला है कि किसान ज़्यादा उत्पादन करता है। जैसे पंजाब की प्रोडक्टिविटी, जो राइस और वीट की प्रोडक्टिविटी, गेहूं और चावल की, दुनिया में जो कई देशों से ज़्यादा है। और पंजाब माना जाता है कि टॉप में आता है जो उत्पादन में। उसके बावजूद देवेंद्र शर्मा ने हमारे वायर में लिखा है कि पंजाब में किसान सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि आप उत्पादन तो बढ़ा लेते हो, मगर आप उसको दाम नहीं दे पाते हो, क्योंकि उत्पादन बढ़ता है तो एकदम दाम नीचे गिरते हैं, और सरकार आके फिर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूरी तरह देती नहीं है किसानों को। और एक और आंकड़ा दिया है देवेंद्र शर्मा ने, वो भी उस पर ध्यान रखिएगा, पूरे देश में केवल 6% किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। तो आप पूछिएगा कि बाकी जो 94% कहाँ गए किसान? छोटे किसान हैं बेचारे। अब ये जो व्यवस्था जो है केंद्र सरकार की, किसानों से माल खरीदने की, जो एक मिनिमम प्राइस का अर्थ क्या है? इसकी किसानों को इससे नीचे दाम ना गिरने दिया जाए ताकि उनकी कोई मिनिमम आमदनी हो। मगर वो सारे, एक तो पूरे किसानों को नहीं मिलता, जैसे उन्होंने बताया 6%, और सारे प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता। अगर आप पेपर में देखें, पॉलिसी ये है कि करीब 25 या 30 जो एग्रीकल्चर आइटम्स हैं उनमें मिलना चाहिए। चावल, गेहूं में सब कुछ है, उसमें वो भी है, बाजरा भी है, और कई मगर आप देखिए उसमें से केवल 3-4 आइटम्स में मिलता है, और कुछ स्टेट्स में मिलता है, कुछ स्टेट्स में व्यवस्था खराब है। अब बिहार, यूपी, खासकर जो हमारे हिंदी जो भाषी स्टेट्स हैं, उसमें तो व्यवस्था बहुत ही खराब है। तो ये सारी चीज़ें अब केंद्र को और राज्यों को एक साथ बैठ के किसानों के प्रति एक ठोस व्यवस्था बनाना पड़ेगा। अभी इसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। अच्छा सर, जैसे किसानों की कर्ज माफी की बात होती है तो एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा था कि किसानों की कर्ज माफी से हम खराब असर पड़ेगा। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने भी बोला था, एसोचैम ने भी किसानों की कर्ज माफी को गलत बताया था। तो उद्योग सेक्टर खुद के लिए तो मतलब सब्सिडी चाहता है, खुद की कर्ज खत्म हो जाए, खुद के कर्ज माफ कर दिए वो चाहता है, लेकिन कृषि के लिए जब कर्ज माफी की बात होती है तो उसका विरोध क्यों करता है? ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा आंकड़ा ये बताता है कि जो क्रॉप लोन्स है, जो किसानों ने अपने उत्पादन के प्रति जो लोन लिया है, वो करीब 7.5 लाख करोड़ है पूरे देश, पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे। और आप इसकी तुलना कीजिए, करीब 10 करोड़ किसान परिवार का जो कर्ज है, जो क्रॉप लोन जिसे कहते हैं, वो है 7.5 लाख करोड़, और केवल 10 उद्योग परिवार का इससे ज्यादा लोन है, 8 लाख करोड़। अब इसको सोचिए आप कि 10 करोड़ किसान परिवार, उनका जो कर्जा है वो 7.5 लाख करोड़ है, और केवल 10 बड़े उद्योग परिवार है, उनका 8 लाख करोड़। तो आप सोचिए इस इतने बड़े डेमोक्रेसी में आप 10 करोड़ किसान परिवार को ज़्यादा तवज्जो देंगे, या केवल 10 परिवार जो उद्योग पति हैं जिन्होंने 8 लाख करोड़ लोन लिया और वापस नहीं किया उन्होंने, और कई 3 साल से चल रहा है उनको माफ
जिसे कहते हैं कि आप बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब आप बाद में दीजिएगा, बाद में दीजिएगा, तो इसको लोन रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। और इसमें से कई तो डिफॉल्ट स्टेटस में हो गया। इसका मेरा अनुमान है कि ये जो 8 लाख करोड़ का कम से कम 3-4 लाख करोड़ वापस नहीं आने वाला है। और ये केवल 10 उद्योग परिवार इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। और दूसरी तरफ देखिए आप 10 करोड़ किसान परिवार, और उनकी कर्ज माफी में सरकारों को बड़ी दिक्कत होती है। फिर कहते हैं अरे वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा। असली वित्तीय घाटा तो ये उद्योग बढ़ा रहे हैं जिन्होंने कर्ज अपना कभी वापस ही नहीं किया। अगर आप शुरू से देखें पिछले 3-4 दशक से कि बड़े उद्योगों को कितना कर्ज माफ हुआ है और किसानों को कितना माफ हुआ है, वो आंकड़ा आप चौंका देने वाला आंकड़ा होगा। वो उद्योग परिवार में कम से कम 10 गुना ज़्यादा उन्होंने कर्ज अपनी माफ़ करवाई है। उसका कारण ये है कि भाई वो पॉलिटिकली पावरफुल हैं, पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग करते हैं, बैंकर से उनका सीधे बात करते हैं। आप बताएं कोई किसान सीधे अरुंधति भट्टाचार्य से बात नहीं कर सकता, मगर विजय माल्या अरुंधति भट्टाचार्य को फोन करके बात करते थे। ये तो इतनी बड़ी आपत्ति है, बड़ी तब जाके इन्होंने विजय माल्या के खिलाफ एक्शन शुरू किया, नहीं तो उसके खिलाफ कौन एक्शन ले रहा था। विजय माल्या तो बहुत छोटी मछली है। 9,000 करोड़ का लोन है। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ बड़े बड़े उद्योग हैं जिनका हमने उल्लेख किया है, जिनका एक कंपनी, एक ग्रुप, एक परिवार का 1 लाख करोड़ लोन, 70,000 करोड़ लोन, अडानी का 70,000 करोड़, जयप्रकाश जो एसोसिएट फैमिली उनका 40-50 हज़ार करोड़, अनिल अंबानी ग्रुप का 1 लाख करोड़ लोन, एसआर ग्रुप लेके 1.25 लाख करोड़। ये एक ग्रुप सोचिए 1.25 लाख करोड़ का लोन, और ये कहते हैं कि भाई हमें कर्ज हमें माफ़ कीजिए या हमें रिस्ट्रक्चर कीजिए लोन, क्योंकि हमारा उद्योग डाउन है। अब किसान बेचारा वो आत्महत्या करे, उनकी तरफ कोई सहानुभूति नहीं है। ये हमारी जमहूरियत और ये व्यवस्था है। अच्छा, तो मतलब सर किसान सरकार चुनते हैं लेकिन सरकार फिर उद्योगों के लिए काम करने लगती है। एक नवजोत कौर हैं जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जरूरी सुधार क्या हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि अमेरिकन स्टाइल इंडिया में काम करेगा? क्या सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर यहाँ काम कर सकता है? देखिए, किसानों के प्रति मैंने देखा है कि आप विकसित देशों में देखिए, जितना इंडस्ट्रियलाइज हुआ है देश, चाहे वो अमेरिका लीजिए, यूरोप लीजिए, उतना उन्होंने किसानों की सब्सिडी भी बढ़ाई है। क्योंकि हुआ ये है कि जब एग्रीकल्चर से आदमी दूसरी तरफ जाता है, उद्योग की तरफ, वहाँ पे सब क्या है, वहाँ पे लोग अब बहुत कम लोग एग्रीकल्चर में रह गए, किसान लोग बहुत कम है, ज़मीन ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैकेनाइज हुआ एग्रीकल्चर। और एक किस्म से बड़े बड़े जो बहुत कम किसान, ज़मीन ज़्यादा, और उनको मॉडर्न जो मैकेनाइज मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है उनको। वो चीज़ यहाँ पे भी देना ज़रूरी है। यहाँ पे सरकार ने वायदा भी किया है, जो इनपुट सब्सिडी जिसे बोलते हैं। अब जैसे ये सरकार आई तो उन्होंने एक बहुत सबसे बड़ा वायदा, मोदी जी ने क्या बोला था, हर खेत में पानी के लिए आपको सरकार को कम से कम एक साल में 80-90 हज़ार करोड़ जो इरिगेशन जो फैसिलिटी, जो पानी खेत तक ले जाने की जो व्यवस्था बनाना जरूरी है। मगर इन्होंने उतना पैसे बजट में एलोकेट ही नहीं करा, राज्यों पे छोड़ रखा है। अब राज्य अपने हिसाब से जितना उनसे हो सकता है वो खर्च रहे हैं, मगर हर खेत में अगर पानी अगर ये अगर कर दें किसानों के लिए तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब क्योंकि उसमें किसान का जो इनपुट कॉस्ट है, वो जो उनको इन्वेस्टमेंट जो करनी पड़ती है वो सरकार कर रही है, तो उससे उनको राहत मिलती है। एक इनपुट फर्टिलाइजर और वो सब मुहैया कराना, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ उत्पादन में उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना। ये दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं किया है, ना इस सरकार ने किया, ना पिछली सरकारों ने किया। फर्क यही है कि यूपीए में कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस थोड़ा ज़्यादा मिलता था, इस सरकार में जितना यूपीए बढ़ाती थी उतना भी नहीं बढ़ा रहे, यूपीए से कम ही बढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, एक मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अरविंद सुब्रमण्यम और नीति आयोग के एक सदस्य थे विवेक देवी रॉय। इन दोनों लोगों ने कहा था कि कृषि पे कर लगाने की कहीं ना कहीं बात कही थी। तो असल में वो उन्होंने ये डिबेट उन्होंने छेड़ दी कि कृषि पे कर होना चाहिए, मगर असल में इसका बड़ा रिएक्शन हुआ, किसानों ने बड़ा इसको प्रोटेस्ट किया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि वो केवल जो
ऐसे लोगों की बात कर रहे थे जो जिनकी आमदनी और जरिए से आती है और वो टैक्स पेयर्स हैं नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से, मगर उन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउस ले रखे और वहाँ से वो टैक्स की बचत कर रहे हैं, दिखा के कि भाई ज़मीन है उनकी और उनकी भी कुछ एक तरह से ये उनकी बात हो रही है जो लॉसेस को बाई करते हैं। आप ज़मीन खरीद के आप वहाँ से आप तो आदमी जो बिजनेस करता है तो मुनाफा करने के लिए करता है ना, पर ये कई 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 लोग ऐसे हैं जो ज़मीन खरीद के छोड़ देते हैं फार्म हाउस के तरीके से और उसको फिर इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ से घाटा अपने बैलेंस शीट में लाए ताकि फिर टैक्स कम देना पड़े। तो वो वैसे लोगों की ज़्यादा बात थी, मतलब छोटे किसानों की बात नहीं थी वो। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं, रोजगार की तरफ आते हैं। रोजगार एक बड़ा मसला था पिछले 3 सालों में सरकार। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, यूपीए के आखिरी 3 साल में एग्रीकल्चर जो ग्रोथ था वो करीब 3-3.5% था और इनके 3 साल में 1.3%, आधा हो गया इनका। पिछले 3 सालों में जो यूपीए के आखिरी 3 साल और इनके पहले 3 साल की तुलना करो तो कृषि जो विकास जो हुआ है, जो ग्रोथ, वो आधा हो गया है। और एम्प्लॉयमेंट की आपने बात करी, अगर आप पहले जो आप 7-8 साल देखें इस सरकार के आने से पहले, 2010 में, 2009 में, 2011 में कम से कम जो एक लेबर मिनिस्ट्री, लेबर विभाग केवल 8 इंडस्ट्रीज जो हैं, जो बड़े एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टेक्सटाइल हुआ, आईटी हुआ, आईटी में तो बड़े लोग आईटीएस बीपीओ में बड़े लोग काम करते हैं, अपने जो जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर हुआ, जो लेदर तो अब कैटल ट्रेड बंद कर दिया है सरकार ने, तो उस वजह से लेदर भी गिर रहा है। तो इन सब उद्योगों में कम से कम सालाना 8 लाख से 10 लाख नए लोग भर्ती होते थे। अब इनके कार्यकाल में 1.5 से 2 लाख भर्ती हो रहे हैं। तो पूरे गिरावट आई है, कम से कम 70% गिरावट आई है। अच्छा, ये अब डिनाइल में है सरकार। इनसे जब पूछा जाए कि आप ही के आंकड़े बता रहे हैं कि 70% जो नए एम्प्लॉयमेंट जो है वो इन 8 इंडस्ट्रीज में गिरी है, तो ये उसका जवाब देते हैं क्योंकि ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। इंडिया में तो केवल 10% एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आप किसी अर्थशास्त्री से पूछिए कि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर इतना गिर रहा हो तो अनऑर्गेनाइज बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में लिंक है। तो ये कंस्ट्रक्शन, ये नोटबंदी के दौरान कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा उद्योग नौकरी देने वाला, रोजगार देने वाला इंडस्ट्री था। आप गांव में चले जाइए, आप कुछ भी नहीं तो गांव में जाके पूछिए, जो मेसन है, कारपेंटर है, बेचारे खाली बैठे हुए हैं। और नोटबंदी के दौरान जितने छोटे उद्योगों को मार पड़ी है उसका भी कोई आंकड़ा फॉर्मली निकलता नहीं है। मगर आप अगर जूता उद्योग चले जाएं आगरा में या मिर्ज़ापुर में, अगर आप जो कारपेट बनाने वाले, मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ पे यूपी के इलेक्शन दौरान, अभी भी वहाँ पे अगर किसी जगह 30 लोग काम करते थे तो अभी 15 कर रहे हैं, किसी जगह जो 15 थे तो 7-8 कर रहे हैं। लोग छोड़ के नौकरियां चली गई हैं और वापस नहीं आए अभी तक। इतना बुरा हाल है। जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल अपने बयान में बोला कि जिस तरह औद्योगिक विकास दर गिरा है और सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ 5.6% हो गया अभी, जो जनवरी से मार्च इस साल के इस तिमाही का। और आप सोचिए 5.6 में कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी, जबकि एक टाइम 8% ग्रोथ हुआ करता था। तो बिल्कुल डिमोनेटाइजेशन के बाद तो बिल्कुल ही एकदम से गिरा है। और ये कब रिकवर होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी ये जीएसटी लागू कर रहे हैं। जीएसटी भी बहुत ही मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रहे हैं और इस वजह से भी जो छोटे जो ट्रेडर्स उद्योग हैं वो थोड़े से अभी नई खरीदारी या नए इन्वेस्टमेंट को अभी वो लोग होल्ड कर रहे हैं कि ये देखने के लिए कि जीएसटी किस तरह आके अपने सिस्टम में बैठता है। तो एक किस्म से नोटबंदी के बाद एक जीएसटी भी एक किस्म से डिसरप्ट करेगा एक अर्थव्यवस्था को, और ये देखना पड़ेगा अगले 6 महीने में इससे कितना फर्क पड़ता है उद्योग विकास दर में और एम्प्लॉयमेंट में कितना फर्क पड़ता है। मुझे लग रहा है इससे भी फर्क पड़ेगा। अच्छा सर, अपने पिछले आर्टिकल में आपने जॉबलेस ग्रोथ लिखा था एक टर्म्स, इसका क्या मतलब होता है? इसको जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये है कि
सीधे सीधे आपको समझाता हूं मैं। कई कंपनियां आजकल क्या है कि जैसे कार कंपनी है, अगर 30 साल पहले एक कार बनाने वाली कंपनी, मान लीजिए अगर वहां पे अगर 1000 लोग या 2000 लोग काम करते थे, आज की तारीख में वो उससे ज़्यादा गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री में वो उससे कम से कम 1/3 लोग से काम चल रहा है, क्योंकि ऑटोमेशन हो गया, रोबोटिक्स आ गई है, कई चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं, और जो टेक्नोलॉजी से कई चीज़ें कम आदमी के ज़रिए हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, मगर वो कम लोग कम लोगों को मिल रहा है, कम लोग उस उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिंपल एग्जांपल है, जो सबसे बड़ी स्टील कंपनी हुआ करती थी पब्लिक सेक्टर में, उसका उत्पादन पिछले 20 साल में मान लीजिए कम से कम 2-3 गुना बढ़ गया होगा, मगर वहां की जो एम्प्लॉयमेंट है वो आधी हो गई है, क्योंकि कम लोग ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अर्थशास्त्री बोलते हैं कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, क्योंकि पर एम्प्लॉय आउटपुट बढ़ा है, उत्पादन, मगर एम्प्लॉय जो भर्ती होने वाले कम हो गए हैं, तो इसे जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। ग्रोथ हो रहा है मगर नौकरियां नहीं हो रही है। तो जैसे अब आईटी सेक्टर के जो आंकड़े आए, जो इन्फोसिस के जो चीफ जो सीईओ ने ये कहा है कि आईटी सेक्टर में इस वक्त 40 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं, जो अपने जो बीपीओ में जितने यंग लोग काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो 40 लाख लोग वो कह रहे हैं कि अब इतनी ऑटोमेशन हो रही है आईटी में कि नए जो टेक्नोलॉजी जो अपने आप चीज़ें कर रही है, तो आगे जाके 50% ये जो एम्प्लॉयमेंट ये कम होगा। तो अब 20 लाख लोग कह रहे हैं अगले 5 साल में नौकरी खो सकते हैं, उनकी रीट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारे बड़े चैलेंजेस हैं। तो हमें देखना है कि ग्रोथ ऐसा हो जो जिससे नौकरियां भी हो। तो ये कहा जाता था जब ये सरकार आई थी कि कृषि विभाग में ये मुमकिन है कि ग्रोथ भी बढ़े और नौकरियां भी बढ़े, क्योंकि कृषि में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता जिससे कि भाई कि उत्पादन कम लोगों से बढ़ाया जा सके। वैसे वहाँ भी मैकेनाइजेशन है, ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल होता है, मगर फिर भी कृषि और क्षेत्र में, कृषि जिसे कहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो इंडिया का जो कहते हैं कि इंडिया का जो कॉम्पिटिटिवनेस है इसमें, उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। मगर ये सब नहीं हो रहा क्योंकि सरकार की कोई बड़ी स्ट्रैटेजी दिखती नहीं है। क्यों इस प्रॉब्लम इस सरकार के साथ ये है कि ये हर चीज़ को ये डिनाई कर देती है। अगर आप बोलोगे ऐसा हो रहा है, आप सोचिए इसके बारे में, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है। तो अच्छा सर, ये नोटबंदी के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है और उसका क्या असर हुआ, और साथ में जो ये जीएसटी जिसको बहुत बड़ा कर सुधार बताया जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, नोटबंदी से फर्क तो पड़ा, हालांकि इनको राजनीतिक फायदा हुआ यूपी में, क्योंकि मोदी जी ने नोटबंदी को एक बहुत किसी शुद्धिकरण और शुद्धि यज्ञ, एक किस्म से एक नेशनलिज्म, एक मॉरल, उसको एक वो दे दिया, इनको कलर दे दिया। मगर धीरे धीरे लोगों की जेबें भी तो खाली हो रही है, तो अर्थव्यवस्था जब खराब होगी तो फिर उनको लगेगा कि भाई हमें फायदा क्या हो रहा है। उन्होंने बोला काला पैसा इससे बड़ा वो हो जाएगा। अब काला पैसा कौन सा? उसके बाद आप देखिए बड़े बड़े इलेक्शन हुए हैं, कैश चल रहा है, और वापस डिजिटाइजेशन जो बड़ा हुआ था उस दौरान अभी वापस आरबीआई के आंकड़े आए कि फिर लोग वापस कैश में आ गए हैं। आप अभी घर खरीदने जाएं, आप बीजेपी वालों से बोलिए, अगर अमित शाह अपने ऑफिसेस बीजेपी के जो डिस्ट्रिक्ट जो ज़मीनें खरीद रहे हैं, जो पार्टी को एक्सपैंड कर रहे हैं, इनसे पूछिए कितना ये चेक में देते हैं, कितना ब्लैक में। आप आज आप अपने घर बेचने जाइए, आपसे वो आपको 40% जो खरीदार है आपको कैश में देता है। तो ये सब चीज़ें अभी मतलब बातें ज़्यादा हो रही हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और बाकी इन्होंने बैंकों ने जितना लोगों से पैसा लिया है, अब धीरे धीरे पैसा लोगों के पास जा रहा है, मगर अभी भी मेरे ख्याल मार्केट में थोड़ा सा कैपिटल की कमी है, जो छोटे उद्योगों में। तो पूरी तरह रिमोनेटाइज हुआ है, मगर पूरी तरह जो छोटा उद्योग जो है अभी पूरा खड़ा नहीं हुआ है। तो जब तक छोटा उद्योग खड़ा नहीं होगा, मेरे ख्याल विकास, रिकवरी जो ग्रोथ है उसमें मुश्किल होगी। और इसी टाइम पे अगर जीएसटी आ रहा है तो उससे कुछ फायदा होगा छोटे उद्योगों को, लोगों को? देखिए, जीएसटी बड़े उद्योगों के लिए इसमें फायदा है, क्योंकि जीएसटी जो नई व्यवस्था में इसमें बहुत चेंजेस होंगे, तो इसमें एडजस्ट करना जो है वो बड़े उद्योग आराम से करेंगे, क्योंकि इनके पास अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अपने लॉयर्स, अपने दुनिया भर की इनकी अपनी व्यवस्था होती है। छोटा उद्योग अभी बेचारा अब
12 करोड़ तो हमारे जो छोटे जो दुकान वाले हैं, रिटेलर्स, अब जीएसटी के तहत इन सबको एक कंप्यूटर रखे फॉर्म भरने पड़ेंगे महीने में 2 बारी। अब देखिए अभी कितना मतलब छोटे उद्योग दुकान वालों से आप पूछिए जाके, अब 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो रहा है, आप लोग इसके लिए तैयार है? वो बोल रहे हैं नहीं तैयार है बिल्कुल, और सरकार अपना इम्प्लीमेंट कर रही है। तो देखते हैं कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना टैक्स कलेक्ट होता है, इससे कितना उद्योग बढ़ता है या कम होता है, ये तो अगले 6-8 महीने पता लगेगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल, महंगाई कैसे रही पिछले 3 सालों में? क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा था जिसको बना के मोदी सरकार केंद्र में आई थी। 3 सालों के दरमियान महंगाई के आंकड़े कैसे रहे और क्या महंगाई घटी या बढ़ी? देखिए, एक बात, महंगाई कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर महंगाई कम होने का असर क्या है? आप देखिए, महंगाई जब आए थे, अभी 3 से 4% इन्फ्लेशन है, खासकर खाने पे जो है, फूड आइटम पे इन्फ्लेशन कम हुआ है। इससे जो कंज्यूमर को राहत मिली है, मगर किसान बेचारा, उसको दाम नहीं मिल रहे, तो किसानों की हालत खराब है। क्योंकि हमेशा जो खाने के जो दाम होता है, फूड प्राइसेस, वो एक किसान को जो प्राइस मिलता है और जो कंज्यूमर जो है, वो उसका एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि किसान को भी फायदा हो और इनको भी। मगर अभी कंज्यूमर तो खुश है, मगर किसान बेचारा अभी भी मारा जा रहा है, क्योंकि उसको दाम नहीं मिल रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको, तूर दाल पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे मार्केट में किसान बेच रहा है, उसकी लागत भी नहीं कवर हो रही, और इन्होंने लागत पे 50% प्रॉमिस किया था मुनाफा। तो तभी ये किसान, आप देखिए महाराष्ट्र, इधर उधर सब जगह एजिटेशन हो रहा है किसानों का। तो पता नहीं ये कहाँ जाके रुकता है। अब सारे राज्य के जो मुख्यमंत्री बीजेपी के कह रहे हैं हम किसानों से बात करेंगे, देखते हैं उससे क्या निकलता है। द वायर हिंदी के फेसबुक लाइव में आप जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।